कामयाबी तुम्हें ना मिले ये तो उसके हाथ है, पर तुम मेहनत ना करो तो ये गलत बात है। वेलकम और वेलकम बैक गाइस ऑन आवर चैनल शेड प्लस। मैं हूं आपकी मेंटर अंकिता मैम और मैं लेके आई हूं आपके लिए फिर से एनसीईआरटी का तड़का। एंड गाइस वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स आवर थर्ड चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है विथ नो टाइम वेस्ट। गाइस देखो, डाइजेशन चैप्टर में हमने देखा था कि कैसी चीजें डाइजेस्ट होती है, एलिमेंट्री कैनाल, उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, और वो जो खाना हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड सो मेनी अदर्स, वो खाना कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, कैसे एनर्जी बनाते हैं। वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है, CO2 रिलीज करता है और ऐसे उसका ब्रेकडाउन, उसके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है। अब गाइस हमने एक चीज पढ़ी थी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, किसके थ्रू? ब्लड। क्यों हो रहा था वो ट्रांसपोर्ट? क्योंकि हर एक टिश्यू, हर एक सेल को खाना चाहिए। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना है हमारी बॉडी में कि कैसे ब्लड वहां तक जाएगा। ठीक है, उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले गाइस हम लोग जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको वाइंड अप करेंगे और धीरे धीरे करके डिसऑर्डर्स पढ़ने के बाद हम अपने चैप्टर्स को खत्म करेंगे। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ बेसिक्स देखते हैं गाइस। Simple organisms like sponges and cylindrates circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. जो इनका खाना पीना है, ये कैसे क्या करते हैं? मैं इनके पास कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि ये बहुत प्रिमिटिव है। स्पॉन्जेस बहुत प्रिमिटिव हैं और बहुत ज्यादा ये लोअर वर्टिब्रेट्स में आते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, राइट। तो इनके पास कोई ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बना है जैसे हमारे पास है। इसमें क्या है, ये लोग क्या करते हैं, वाटर के थ्रू ही उन सारे मटेरियल्स को, वो जो सब्सटेंसेस होते हैं जो उनके सारे इनकी सेल्स को खाने के लिए चाहिए होता है, एक ही सेल होती है, ठीक है, उसको वाटर के थ्रू अपनी बॉडी कैविटीज के थ्रू फैसिलिटेट करते हैं टू सेल्स टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ऐसा ही होता है, बॉडी कैविटी के थ्रू ही वो सर्कुलेट कर लेते हैं। आगे देखते हैं, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड in most of the higher organisms including human for this purpose. Another body fluid, lymph, also helps in the transport of certain substances. अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे हम खुद भी, हमारे पास क्या है बेटा सर्कुलेशन के लिए? हमारे पास है ब्लड। ब्लड के थ्रू ही सारा ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस हो, मिनरल्स हो, बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या होता है ब्लड में, जल्दी से देखते हैं। और बेटा यहाँ पे लिम्फ, ब्लड के साथ साथ एक और फ्लूइड प्रेजेंट है बॉडी में, लिम्फ, जिसकी चर्चा करेंगे हम। उसमें क्या होता है, वो भी हमारे कुछ सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते। तो दो मेन फ्लूइड्स हैं, ब्लड और लिम्फ, हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ब्लड, बेटा ब्लड क्या है? पहली बात, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड तीन चीजों से मिलकर बना है। फ्लूइड मैट्रिक्स, एक फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स जो कि फ्लूइड नेचर का होगा, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या क्या होते हैं जल्दी से देखेंगे। प्लाज्मा क्या है बेटा? प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर का मतलब पेल येलो कलर का होता है ये, ठीक है, पेल येलो कलर का होता है। स्ट्रॉ कलर, विस्कस फ्लूइड, थोड़ा गाढ़ा होता है, कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ओके, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में भाई फ्लूइड मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट। उसमें प्लाज्मा कितना है मैम? प्लाज्मा 55% है, ठीक है। उसके बाद 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर। प्लाज्मा का 90 से 92% क्या है? पानी है, प्लाज्मा का, ब्लड का नहीं। ब्लड का 55% प्लाज्मा है, प्लाज्मा का 90 to 95%, 90 to 92% वाटर है। एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%। उनमें कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है प्लाज्मा में, 6 to 8%। वो कौन कौन से? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स। ये प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इनके फंक्शंस पूछे जाते हैं नीट में और बहुत सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट, और क्या क्या होता है प्लाज्मा में? प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन। इसमें याद क्या रखने वाली चीज है? सब कुछ एनसीईआरटी में है, लेकिन याद करने वाली चीज है बेटा कि सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है प्लाज्मा में? तो क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन डाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज को एक्टिवेट करने में हेल्प करता था। चलो आगे देखते हैं। ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा, ये सारी कुछ अमाउंट्स में चीजें प्रेजेंट है। उसके बाद
प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर कॉल्ड एज सीरम। अभी बताती हूँ आपको मैं इसके बारे में। चलो सीरम देखो बेटा, जल्दी से देख लो, मैंने एलैबोरेट किया ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ब्लड इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स। व्हाट? ब्लड में आपको मिलेगा प्लाज्मा और मिलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा कितना है? 55% ऑफ द ब्लड। अभी देखा बचा कितना? 45। तो 45% क्या है? 45% है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है पहले जल्दी से देख लेते हैं भाई। हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों को मिला के हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा में अभी हमने देखा 90 से लेके 92% पानी है। उसके बाद अदर एलिमेंट्स हैं 8% ग्लूकोज, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, फैट्स, ये सारी चीजें 8%। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिनका अभी नाम ले रहे थे हम, जिससे नीट में सवाल आया बेटा, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन से प्रोटीन जो कि 6 to 8% प्रेजेंट है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजन। इनके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस पूछे जाते हैं। जैसे बेटा एल्बुमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस। बॉडी में एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबुलिन्स की बात करते हैं। ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। आपने पढ़ा है आईजीजी, आईजीए, एमडीई, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। वो यही ग्लोबुलिन्स है। 3 तरह के ग्लोबुलिन्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। वो जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं वही हमारे आईजीजी और एएमडीई। फाइब्रिनोजन, यस, फाइब्रिनोजन का क्या काम है? तो मैम फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अभी एक लाइन लिखी थी पीछे, क्या लिखी थी लाइन? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड एज सीरम। ठीक, ये सीरम क्या है? अगर प्लाज्मा में से आपने क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दिए, बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं क्लॉटिंग के लिए, फाइब्रिनोजन भी उसमें है, ये निकल गया तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। एकदम याद कर लो, प्रीवियस ईयर्स में आपको पक्का मिलेगा ये क्वेश्चन। प्लाज्मा क्या? प्लाज्मा में से हमने क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया तो क्या बचा? तो मैम सीरम बचा। ठीक है, सारी चीजें ध्यान रखना। ये सारे जो डेटाज है ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा इसमें जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनमें जल्दी से कुछ बाइफिकेशंस किए मैंने, जल्दी से देख लो। एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है। इधर ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं प्लेटलेट्स को। ये भूल जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ये तीनों हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो क्या है इसका नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में? 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, इतना नॉर्मल अमाउंट है। उसके बाद इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। या फिर मैं और एक्यूरेटली बोलूं बेटा तो मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ड्यूरिंग द फेज ऑफ डेवलपमेंट, वो जब इमेच्योर स्टेट में होती है तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ती है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। शेप क्या है? बाइकॉन्केव। उसके बाद these are formed in bone marrow। आरबीसी का फॉर्मेशन मतलब इरिथ्रोपोइसिस बताया था मैंने, कहाँ होती है? बोन मैरो में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, आरबीसी के पास एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। अब अगर आप 100 ml ब्लड लेते हो, 100 ml ब्लड में एक नॉर्मल एडल्ट में इट शुड बी 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। ठीक है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, कितनी? 100 ml ब्लड में। जल्दी जल्दी देख चलो, लाइफ स्पैन क्या होता है आरबीसी का? ये तो सबको पता है, 120 दिन। 120 दिन लाइफ स्पैन है, और उसके 120 दिन के बाद वो क्या करती है? 120 दिन के बाद वो चली जाती है स्प्लीन में। स्प्लीन जिसको क्या कहते हैं हम? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी में चली जाती है। ठीक है, अगर इसमें देखते हैं बेटा, इसका नॉर्मल रेंज क्या है? 6000 to 8000 पर mm³। 6000 to 8000 mm³ है। ल्यूकोसाइट जिससे कम है, और थ्रोम्बोसाइट भी इससे कम है, लेकिन ल्यूकोसाइट से ज्यादा है। अगर हमसे अमाउंट पूछता है तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा आरबीसी है, उसके बाद प्लेटलेट्स। आ सकता है सवाल, एनसीईआरटी है। प्लेटलेट्स के बाद आता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये अमाउंट है हमारी बॉडी में नॉर्मली। देखो कितना, यहाँ पे मिलियंस में है, वहां पे लैक्स में, और यहाँ 1000 में है, याद रखोगे। उसके बाद आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होता है। थ्रोम्बोसाइट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में न्यूक्लियस सिर्फ किसके पास है? ल्यूकोसाइट के पास। ठीक है, उसके
उसके बाद आगे चलते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन इनका नहीं होता है। एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट कोई फिगर मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग भी बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे उस चीज को। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स बनते कैसे हैं? तो मैंने लिखा है फॉर्म फ्रॉम सेल फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट। एक सेल होती है हमारे बोन मैरो में बड़ी सी, ठीक है, मेगाकैरियोसाइट। कैरियोडोम आया न्यूक्लियस से, ये इसका न्यूक्लियस है, बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। और ये जो देख लो पार्ट, ये टूटता रहता है, क्या? सेल फ्रैगमेंट्स, और यही होती है प्लेटलेट्स। दीज आर प्लेटलेट्स। तो किससे बनी, और ये कौन सी सेल है? मेगाकैरियोसाइट, बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस है इसके पास, ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं, सारी चीजें दिखती हैं, इसके जो अमाउंट है वो याद होना चाहिए आपको। उसके बाद लाइफ स्पैन आरबीसी का 120 होता है, ये सीक्वेंस याद रखोगे। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बेटा इन तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है या कहो सबसे वास्ट है वो है ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो एक तरह की सेल नहीं होती है, वो बहुत सारी होती है। डब्ल्यूबीसी को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स में और एग्रेन्युलोसाइट्स में। किस चीज के बेसिस पे मैम? इनके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं तो वो ग्रेन्युलोसाइट्स कहलाती हैं। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं तो वो एग्रेन्युलोसाइट्स कहलाती हैं, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन है? यहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये तीनों। और एक ग्रेन्युलोसाइट जिनके पास कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है साइटोप्लाज्म में, वो कौन है? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अगर बॉडी में हमसे पूछता है इसका सीक्वेंस तो हम बोलेंगे एनएलएमईडी। एनएलएमईडी मतलब सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मैम न्यूट्रोफिल्स, कितनी? 60 to 65%। देन लिम्फोसाइट्स कितनी? 20 to 25%। मोनोसाइट 6 से 8, इओसिनोफिल 2 से 3 और बेसोफिल सबसे कम 0.5 to 1%। ये सारे डेटा एनसीईआरटी में दिए हैं, इसलिए कि सवाल भी पूछा जा सकता है बेटा। उसके बाद इस बोर्ड पे जितनी चीजें लिखी है उससे ऑलमोस्ट सवाल आ चुके हैं नीट में। इट इज फेवरेट ऑफ नीट। चलो जल्दी से फंक्शंस देख लेते हैं इनके। ग्रेन्युलोसाइट में जो बेटा न्यूट्रोफिल्स होती है उसका काम है फैगोसाइटोसिस। ग्रेन्युलोसाइट्स की हमारी न्यूट्रोफिल्स और एक ग्रेन्युलोसाइट होती है मोनोसाइट। मतलब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों का काम है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी में आता है तो उसको खत्म कर देते हैं, उसे लड़ाई करके उसको मार देते हैं। उसके बाद बेसोफिल। बेसोफिल जो होती है बेटा 3 तरह के सब्सटेंस सिक्रीट करती है, सेरोटोनिन, histamine and heparin। मतलब बेसोफिल इज इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। इओसिनोफिल इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, जो भी एलर्जी से रिलेटेड रिएक्शंस होते हैं तो ये जाती है वहां पे फाइट करने। उसके बाद बात करते हैं लिम्फोसाइट। तो बेटा लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में 2 तरह की हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। इसका एलाबोरेशन फर्दर और चैप्टर्स में है, लेकिन यहाँ पे हमें ये जानना है कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्वड इन इम्यून रिस्पांस, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम रिस्पांस के लिए रिस्पांसिबल है। मोनोसाइट्स मैंने बता दिया, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स दोस्त हैं, दोनों फैगोसाइटोसिस करते हैं। उसके बाद बेसोफिल्स की बात करते हैं, बेसोफिल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में। लिम्फोसाइट जो कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होती है, दोनों किस चीज में इन्वॉल्व है? इम्यून रिस्पांस में, ठीक है। उसके बाद ये एनसीईआरटी में फिगर बना है बेटा, बिल्कुल ऐसा ही फिगर बना है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसमें आप देख लो आरबीसी, प्लेटलेट्स, इओसिनोफिल याद रखोगे। इसमें कभी कभी ना बेटा न्यूक्लियस का शेप पूछ रखा है कि न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, तो कुछ का बता देती हूँ। जैसे इओसिनोफिल देखो दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा हो, आप एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी में भी ऐसा ही फिगर है बेटा। इट इज हेडफोन शेप्ड, हेडफोन शेप्ड होता है ये, ठीक है। अगर बेसोफिल की बात करें तो उसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन बेसोफिल का न्यूक्लियस एस शेप्ड होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, जो न्यूट्रोफिल्स होती है उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अलग अलग शेप्स में दिखता है, बहुत सारे लोब्स दिखते हैं, इसीलिए न्यूट्रोफिल्स को पीएमएनएल भी बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट। अलग अलग मॉर्फोलॉजी दिखती है इसके न्यूक्लियस की, पीएमएनएल। उसके बाद मोनोसाइट की बात करें, मोनोसाइट इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट्स न्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड, किडनी शेप। और जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती है बेटा उनका न्यूक्लियस राउंड होता है, ठीक है, राउंड हो गया। पीएमएनएल का हो गया हमारा मल्टी लोब, उसमें शेप नहीं बोल सकते, बहुत सारे शेप्स में आपको अलग अलग मॉर्फोलॉजी में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हेडफोन शेप इओसिनोफिल का होता है, एस शेप बेसोफिल का होता है। इस चीज को याद रखेंगे।
चलते हैं आगे। ओके बेटा, अब ब्लड से आता है ब्लड ग्रुप। इतने अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं, कभी सोचा जाना? ब्लड ग्रुप्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारी आरबीसी होती है, हमारे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजेंस अलग अलग तरह के, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के एंटीजेंस देखे गए हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सम प्रोटीन्स। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड ग्रुप ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो अलग है, बी के लिए रिस्पॉन्सिबल तो अलग है, और कुछ लोगों की सरफेस पे कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ओ। ठीक है, जल्दी से पढ़ते हैं, पहले बहुत ज्यादा टर्म्स नहीं करेंगे। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। ठीक है, सरफेस एंटीजन, व्हाट इज दिस? केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पांस। ठीक है, एंटीजेंस आर द केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पांस। मेरी बॉडी का एंटीजन, अगर मेरी बॉडी में ए एंटीजन प्रेजेंट है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और आपका बी है, तो मेरी बॉडी का एंटीजन आपकी बॉडी के लिए फॉरेन सब्सटेंस होगा और आपकी बॉडी मेरे एंटीजन के लिए इम्यून रिस्पांस क्रिएट करेगी टू फाइट इट, टू किल इट। ठीक है, ओके, केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पांस ऑन द आरबीसीज नेमली ए एंड बी। ए और बी, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है, यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे बी प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है तो हम उसको ओ कह देते हैं। चलो, सिमिलरली द प्लाज्मा of different individuals contains two natural antibodies. ये क्या है? प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू एंटीजन। अब जब मैंने आपको ब्लड दिया, मेरा जो ए एंटीजन है, आपके बी एंटीजन ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई। ठीक है, तो एंटीबॉडीज भी प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमें भी पढ़ रहे थे इम्यून रिस्पांस में हेल्प करती है, हम पढ़ रहे थे हमारे गामा ग्लोबुलिन्स, ये सब क्या है? ये सब एंटीबॉडीज है। तो अगर मेरे अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है मेरी आरबीसी पे, ठीक है, तो मेरे अंदर ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगी कि कोई बी वाला आए, है ना? तो मेरे अंदर कौन सी एंटीबॉडी बनी होगी प्लाज्मा में? बी एंटीबॉडी। जल्दी से चार्ट देख लेते हैं। सपोज करो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनी होगी कौन सी? अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके अंदर एंटीजन होगा ए, तभी तो उसका ब्लड ग्रुप ए है, और उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी। ठीक है, कभी भी एक ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी से नहीं ले सकता है ब्लड, वो सिर्फ किससे ले सकता है? ए से, क्योंकि अगर वो ए से ही लेगा तब उसकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए। डोनर्स ग्रुप, अब बताइए कि अगर इसकी बॉडी, इसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है तो उसको कौन कौन ब्लड दे पाएगा? हम ऑब्वियसली ए दे पाएगा, ओ दे पाएगा। ठीक है, मैं समझती हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी। हम फटाफट से चलते हैं। ब्लड ग्रुप बी, बी की बात करते हैं, एंटीजन ऑब्वियसली बी प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी एंटी ए। ठीक है, और डोनर ग्रुप कौन कौन रहे भाई? इसको बी दे देगा और ओ भी देगा। बेटा ओ क्यों? क्योंकि मैम ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, जब इसके पास एंटीजन ही नहीं है तो ये क्या ही एंटीबॉडी बनवाएगा किसी की बॉडी में जाके, है ना? चलो, उसके बाद बात करते हैं ए बी। कुछ लोगों की सर्फेस, अब देखो इनकी सर्फेस पे क्या था? इनकी सर्फेस पे ए था, इनकी सर्फेस पे क्या था? इनकी सर्फेस पे मैम बी था। ठीक है, लेकिन इसकी सर्फेस पे क्या था? इसकी सर्फेस पे ए भी था और मैम इसकी सर्फेस पे बी भी था। ठीक है, समझ गए? इसकी सर्फेस पे एंटीजन ए, इस पे बी, इस पे ए बी, दोनों, इसके पास दोनों एंटीजन है। और अगर इसके पास दोनों एंटीजन है और इसके पास एंटीबॉडी प्लाज्मा में कौन सी है? भाई कोई नहीं है, किसके खिलाफ बनाएगा? दो ही होते ही हैं, ओ तो जैसा कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो इसके पास एंटीबॉडी प्लाज्मा में कोई भी नहीं होती है। अगर डोनर ग्रुप की बात करते हैं तो यार कितना सही है ना, जब इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है तो ये क्या करेगा? ये तो ए बी से भी ले लेगा ब्लड, ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, ये ओ से भी ले सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल AB as what? We call AB as a universal recipient. It can take blood from any group. ठीक है, अगर O की बात करते हैं, मैंने आपको बताया O का मतलब क्या है? O का मतलब ये जो हमारी आरबीसी, इस पे कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, अगर कोई एंटीजन नहीं है बेटा, ठीक है, इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, नो एंटीजन प्रेजेंट। इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन कौन सी प्रेजेंट है? ए एंड बी। अब एक चीज सोचो, ठीक है, अगर इसके पास कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक, कोई एंटीजन नहीं है, मान लो मेरा ही वो ब्लड ग्रुप है, मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, मैंने तुम्हें ब्लड दिया, तो बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन एंटीजन आया है ना? तो तुम आराम से उस ब्लड को एक्सेप्ट कर लोगे। That's why we call blood group O as a universal donor.
ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल ब्लड ग्रुप O एज यूनिवर्सल डोनर। क्या सीखा मैम? ये सीखा कि जो ब्लड ग्रुप ए भी होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर है। समझ गए? सारी बात समझ में आती है इसमें? चलो आगे देखते हैं क्या है फटाफट से। ओके, RH ग्रुपिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस। कैसे? देखो बेटा, अभी हम लोगों ने देखा कि हमारी आरबीसी है, आरबीसी पे या तो ए प्रेजेंट है, या तो ए बी प्रेजेंट है, या तो कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि आरबीसी की सरफेस पे इसके अलावा एक और तरीके के एंटीजन प्रेजेंट है, एक और तरीके का प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, एक फैक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, ये कुछ लोगों में है और कुछ लोगों में नहीं है। जिनमें ये है उसको हम कह देते हैं पॉजिटिव, जिनमें ये नहीं है हम उसको कह देते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब देयर इज नथिंग नेगेटिव इन दैट पर्सन, प्लीज। नेगेटिव का मतलब दैट RH फैक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन दैट पर्सन। क्या है देखिए, an RH negative person if exposed to RH positive blood will form specific antibody against the RH antigen। ठीक है, इसका क्या मतलब है? पहले फटाफट से मेरी बात सुन लो। क्या होता है कि आरबीसी पे, सपोज करो मेरी आरबीसी पे RH एंटीजन प्रेजेंट है, मेरा ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, आपकी बॉडी में वो एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, आपका ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव। ठीक है, A है लेकिन मेरा पॉजिटिव है, आपका नेगेटिव, मतलब मेरे पास एक एक्स्ट्रा एंटीजन प्रेजेंट है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? RH फैक्टर। ठीक है, अब जब मेरी बॉडी आपकी बॉडी को ब्लड देगी तो आपकी बॉडी RH फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उसको तो पता है कि ये मेरी बॉडी का फैक्टर नहीं है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम ब्लड ग्रुपिंग के साथ साथ RH ग्रुपिंग भी देखते हैं। ठीक है, कि कोई भी पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या होता है बेटा। इसमें एक स्पेशल केस होता है, उस केस में क्या होता है जल्दी से देखते हैं। An RH negative person, अभी बताया मैंने, if exposed to RH positive blood will form specific antibody against the RH antigen। अगर एक RH negative person को RH positive blood दिया जाएगा, भाई उस नेगेटिव पर्सन के पास तो कभी RH जैसा कोई फैक्टर था ही नहीं था, राइट? अगर कोई फैक्टर था ही नहीं तो जब उसके अंदर RH पॉजिटिव ब्लड आएगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा। ठीक है, इसी का एक स्पेशल केस है बेटा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। इसी के रिस्पेक्ट फैक्टर बनाया गया, क्या है? उसको कहते हैं हम RH इनकम्पैटिबिलिटी, मिसमैचिंग। इस केस में होता क्या है कि अगर सपोज करो, सारे केसेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है, सपोज करो एक मदर एक फादर है, मदर इज RH नेगेटिव, कोई एंटीजन नहीं है, RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, एंड द फादर इज RH पॉजिटिव। ठीक है, RH नेगेटिव RH पॉजिटिव। अब जो उनका फर्स्ट चाइल्ड होगा या उनका कोई भी चाइल्ड होगा, चांसेस आर देयर ना कि वो RH नेगेटिव भी हो सकता है और RH पॉजिटिव भी। मदर RH नेगेटिव है, ठीक है, और सपोज करो जो उसका बेबी होता है, जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, वो RH पॉजिटिव हो जाता है, तो इस केस को हम कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें होता क्या है जल्दी देख लेते हैं, इट्स अ वेरी स्पेशल केस। ठीक है, मिसमैचिंग has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus। यहाँ पे ये मान लिया गया है कि उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है, जो फीटस है, उसके पास कौन सा ब्लड है? उसके पास RH पॉजिटिव ब्लड है। मदर इज RH नेगेटिव, उसके पास कोई RH एंटीजन नहीं। अब आगे देखो क्या होता है, RH एंटीजन ऑफ द फीटस do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the placenta। ठीक है, होता क्या है, ये बोल रहे हैं कि देखो पहले जब डिलीवरी होगी तब तो कुछ नहीं हुआ, मान लो उसका ब्लड, बच्चे का ब्लड पॉजिटिव था, मदर का नेगेटिव था, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहली डिलीवरी में जो ब्लड, जो बच्चे का ब्लड है, मदर का ब्लड है, दोनों में एक वेल सेपरेशन था बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। पहली डिलीवरी नॉर्मल होगी बेटा, लेकिन तब भी कुछ चांसेस होते हैं कि ब्लड कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अब अगर दोनों का ब्लड कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, दोनों का ब्लड कॉन्टैक्ट हो गया, बेबी का RH पॉजिटिव ब्लड अगर मदर के ब्लड में थोड़ा सा मिक्स हो गया तो मदर की बॉडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी टुवर्ड्स दैट एंटीजन। पहला बेबी तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जब भी उसकी सेकंड डिलीवरी होगी, जब भी उसकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी, तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उसका सेकंड जो चाइल्ड होगा वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि मदर की बॉडी ही चाइल्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, दिस केस इज कॉल्ड एज RH इनकम्पैटिबिलिटी, और इस चीज को कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। जल्दी से फिनिश करते हैं और देखो,
पहले प्रेगनेंसी में कुछ नहीं हुआ, however during the delivery of the first child there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amount of the RH positive blood from the fetus. Yes, अभी बताया मैम ने, this condition is called as erythroblastosis fetalis. पहले वाले चाइल्ड को कुछ नहीं हुआ, बट दूसरे वाले ने डेवलप, दूसरे वालों का एक्सपोजर हो गया एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द मदर से, ठीक है, वो बच्चा नहीं बच पाएगा उस केस में, उसको एक इसका तरीका भी है बेटा, एक एंटी आरएच मेडिसिन दे देते हैं हम लोग, रोगैम। ये कब देते हैं? जब फर्स्ट डिलीवरी होती है उसकी 72 आवर्स के अंदर अगर मदर को रोगैम दे दी गई तो उसकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, सेकेंड चाइल्ड विल बी नॉर्मल। देन जब भी सेकेंड चाइल्ड होगा तो फिर से रोगैम देनी पड़ेगी फॉर द थर्ड चाइल्ड टू बी नॉर्मल, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गई ब्लड की बात। ब्लड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। गिव मी 1 मिनट, पानी पी लूं। चलो, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड सब जानते हो क्या होता है, मुझे क्या चोट लग गई है तो कुछ दिन बाद कुछ ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, दैट इज कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। कैसे होता है वो ब्राउन ब्राउन सा? एक्चुअली जितनी भी चीजें तुम लोगों ने अभी पढ़ी, प्लाज्मा, ब्लड इनसाइड चीजों में, सबके हेल्प से ही होता है। कैसे होता है और देखते हैं। इट इज अ क्लॉट। क्या होता है कोआगुलेशन में? वो जो ब्राउन ब्राउन सा होता है, इट इज अ क्लॉट जिसको कोआगुलम भी कहते हैं। It is a clot formed mainly of a network of threads called fibrils in which dead and damaging formed elements of the blood are trapped. जल्दी से देख लेते हैं। तो सपोज करो कि हमें कोई चोट लगी, ठीक है बेटा। जब भी चोट लगती है तो हमारी बॉडी एक चीज रिलीज करती है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। मैंने बताया ना कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, ये वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, उसके बाद इंजरी हुई, तुरंत थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। फिर थोड़ी देर बाद बहुत सारे प्लेटलेट्स आ जाती है उस जगह पे कि अरे यार यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे कुछ हो रहा है। वो सारी प्लेटलेट्स आके और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं। बहुत सारा थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन क्या करता है? एक एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज, ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, यहाँ पे प्रेजेंट एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन। इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? थ्रोम्बिन में। सब एक लाइन से चीजें चल रही है, इसीलिए इसको कोआगुलेशन ऑफ ब्लड को कहते हैं कैस्केड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक साथ बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं। थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। देन ब्लड में ही प्रेजेंट है हमारा फाइब्रिनोजन, अभी देखा था राइट। फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन ने फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। और वो जो आप ब्राउन ब्राउन देखते हो, जो स्टार्टिंग में सॉफ्ट होता है बट टाइम के साथ धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, दैट आर मेश ऑफ फाइब्रिन। जो स्टार्टिंग में सॉफ्ट होता है, धीरे धीरे एयर के कांटेक्ट में आके वो डार्क हो जाता है। दिस वाज इट फॉर द कोआगुलेशन। तो ध्यान रखोगे थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, ठीक है, बहुत ज्यादा रिलीज हुआ। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कैल्शियम के प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट किया। थ्रोम्बोकाइनेज ने इन टर्न प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बनाया और थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बनाया। एक पूरी कैस्केड चलती है रिएक्शन की। अब इसको पढ़ोगे एनसीईआरटी लाइन विल बी वेरी इजी। ये क्वेश्चन बेटा, इससे क्वेश्चन अभी पिछले साल आया है, 2021 में पूछ रखा है, और भी बहुत बार इसमें सवाल आए हुए। जल्दी से पढ़ लेते हैं। Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin, देखा अभी हमने। उसके बाद thrombins in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin. Yes, ये दोनों चीजें done. An enzyme complex thrombokinase, yes, this is a complex is required for the above reaction. Yes, बिल्कुल, it is required for the above reaction, अभी देखा हमने। This complex is formed by a series of linked enzymatic reaction. Yes, बहुत सारे एंजाइम लगे हुए हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इन्होंने बोला linked enzymatic reactions involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. Yes, बहुत सारे factors हैं जो inactive state में present हैं. An injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors. What is that factor? What is that factor? Thromboplastin, which activate the mechanism of coagulation. यहाँ पे क्या हुआ? सब यहाँ से चीजें प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोप्लास्टिन से स्टार्ट होती है और फाइब्रिन का एक मेश बन जाता है जो कि क्या वहां पे फॉर्म करता है? ब्लड क्लॉट, ठीक है। अगर प्लेटलेट में कोई भी इश्यू आता है, कोई भी दिक्कत होती है बेटा, तो हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। क्यों होते हैं आपने देख लिया, और देखते हैं आगे क्या।
हमने पढ़ा था ब्लड, ठीक है, ब्लड के बारे में हमने कुछ जनरल चीजें जान ली, जितनी भी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बताई। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चंस फंसेंगे, तो आप इसको करके जल्दी से प्रीवियस पेज लगा लीजिएगा। फिर हमने बात की थी बेटा लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है? एक और तरह का फ्लूइड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, लिम्फ। जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि म्यूकोसल एपिथेलियम से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो म्यूकोसल एपिथेलियम से एब्जॉर्प्शन होता है वो पहले लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, लिम्फ से बना है लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ वेसल्स में जाता है जिनको लैक्टियल्स कहते हैं, अभी देखेंगे आप लोग। उसके बाद कुछ लैक्टियल्स वहां से कुछ चीजें एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ चीजें डीएब्जॉर्ब करती हैं, और फिर फाइनली वो एक लार्ज मेजर वेन में अपने सिक्रीशंस को भेज देती हैं। देखते हैं क्या क्या फंक्शन है इसका, क्या क्या होता है। The blood passes through the capillaries in tissues. Some water along with many small water soluble substances move out in the spaces between the cells of tissues, leaving a larger protein and most of the formed elements. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक्चुअली ये बोला कि देखो जो लिम्फ होता है बेटा, लिम्फ देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए इजी करने के लिए लिख दिया, पहले देख लो लिम्फ क्या होता है। लिम्फ क्या होता है? ब्लड का छना हुआ कुछ पार्ट है, ब्लड को छान के बनता है। अब ब्लड से छनता क्या क्या है, सवाल इस पे आता है, इसमें सवाल आ रखा है नीट में। अगर आपने ब्लड से क्या निकाल दिया, आरबीसी निकाल दो, प्लेटलेट निकाल दो, मैक्रो प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन, आरबीसी निकाल दो, प्लेटलेट निकाल दो और मैक्रो प्रोटीन्स निकाल दो। क्या लिख रखा है यहाँ पे? The blood passes through the capillaries in the tissue. Some water, along with many small water-soluble substances, move out into the spaces between the cells of tissue, leaving a larger protein and most of the formed elements in the blood vessels. Blood vessels में large protein, formed elements को छोड़ दिया गया और बाकी सारा fluid बाहर छन छन के blood से कहाँ जाता है? जो spaces present है tissues के बीच में. It has the same mineral distributions as the plasma. लिम्फ का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखोगे कैसा है? बिल्कुल सेम है एज इन प्लाज्मा. नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड. ठीक है बेटा, देखो होता क्या है मैं आपको बताती हूँ. सपोज करो ये हमारी ब्लड वेसल्स है या फिर चलो यहाँ पे कर क्या है, मैं आपको सिंपली समझाती हूँ. सपोज करिए हमारी ब्लड वेसल, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें क्या क्या है आपने देखी. उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जो स्पेसिस प्रेजेंट है, यहाँ पे एक और सिस्टम प्रेजेंट है, लिम्फ. दिस इज अ लिम्फेटिक वेसल. होता क्या है कि इसमें से कुछ कुछ चीजें छन छन के इधर आ जाती हैं. अब हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ कुछ सेल्स, टिश्यूज, ये सारे लोग प्रेजेंट हैं. तो उस फिल्टरेशन के दौरान बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे मिनरल्स इन सेल्स तक पहुंचते, ठीक है, इन सेल्स तक पहुंचने बहुत पतली होती है. और इन्होंने एक चीज लिखी है कि इवेंचुअली ये सारी कैपिलरीज कहाँ मिल जाती हैं? एक मेजर वेन में. ये मेजर वेन में मिल जाती है और इवेंचुअली कहाँ चली जाती है? हार्ट को चली जाती है टू रीपम्प. ठीक, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इस सवाल इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से आए हुए हैं तो आप ध्यान रखोगे. कोई पॉइंट छूटा है यहाँ पे? यस. An elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid and brings it back to the major vein. Exactly. मैंने यही बताया आपको कि जो लिम्फ बना, लिम्फ क्या है भाई? लिम्फ ये है कि मैम ब्लड में से प्लीज आप प्लेटलेट्स निकाल दीजिए, आरबीसी निकाल दीजिए और क्या निकाल दीजिए? मैक्रो प्रोटीन्स निकाल दीजिए. क्या बन गया? लिम्फ बन गया, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में चलता है. ठीक है. उसके बाद lymph is colorless fluid. Yes, obviously it will be colorless क्योंकि जो हमारे ब्लड को कलर देता है हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी में होता है, वो निकाल दिया गया है. Colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune response. Very important. अब क्या होता है कि आरबीसी, प्लेटलेट्स और ये सारी चीजें निकल जाती है, तो उसमें भर भर के होता क्या है? बहुत सारी डब्ल्यूबीसी, बहुत सारी डब्ल्यूबीसी होती है इसमें. तो ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. Lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, etc. Fats are absorbed through lymph in the lacteals present in the intestinal villi. villi के बहुत पास सरफेस में lacteals present है. What is lacteals? वही lymph vessels है बेटा, वहां पे उसको lacteals बोलते हैं. तो इन सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है. अब सपोज करो यहाँ म्यूकोसा प्रेजेंट है. Let us suppose this is mucosa. अगर ये म्यूकोसा है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये lacteals प्रेजेंट है. इसने एब्जॉर्ब कर लिए सारी चीजें, कुछ हार्मोन्स, कुछ फैट्स, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो गई और फिर क्या हुआ? फिर ये मेजर वेन में चली गई. आसपास क्या हुआ? जब ये एक्सचेंज हो रहा है, इस एक्सचेंज के दौरान आसपास के सेल्स और टिश्यू को बहुत फायदा हुआ.
क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें मिल गई। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा ब्लड और लिम्फ में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है जो आप समझते हो। ब्लड, इसी सवाल आ चुके हैं, ब्लड कलर्ड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन और लिम्फ कलरलेस होता है, लिम्फ इज कलरलेस। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ब्लड में बहुत कम या ना के बराबर डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा होती है, नॉट एग्जैक्टली ना के बराबर है, ऐसे कम होती है इन कंपैरिजन टू दिस। यहाँ पे बहुत ज्यादा इमेंस अमाउंट में डब्ल्यूबीसी है, यहाँ पे भी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, अभी हमने देखा, बट यहाँ का अमाउंट उसके सामने बहुत ज्यादा है। फिर अगर प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, यस, और लिम्फ में प्लेटलेट्स एब्सेंट है, अभी हमने देखा कि वहां से हमें प्लेटलेट्स निकालनी है, आरबीसी निकालनी है। ठीक है, तो दिस वाज इट। जितने भी फ्लूइड्स थे हमारे, जितने भी फ्लूइड्स थे बेटा वो हमने कर लिए। अब हमारा जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पढ़ेंगे हम बहुत जल्दी लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बेटा आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। लास्ट के डेज बचे हैं, नर्वस भी होगे, डर भी लग रहा होगा, कभी कभी मन भी नहीं कर रहा होगा। मैं बस यही कहूंगी कि इस टाइम हम पूरे साल सीखते हैं ना कंसिस्टेंसी, इस टाइम की कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेगी। मन में पॉजिटिविटी रखो, क्या होगा, क्यों नहीं होगा। जब भी मन से आवाज आए तुरंत उससे लड़ो कि नहीं होगा यार, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। जब हम पढ़ रहे हैं, जब उसी बुक से चीजें आनी है तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, जरूर होगा बेटा। मैं हूँ साथ, हम सब लोग हैं, पूरी शेट फैमिली आपके साथ है। एंड गाइस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड स्प्रेड इट टू मैक्सिमम, ताकि सारे बच्चे पढ़ाई कर पाए और जल्दी जल्दी से सिलेक्ट हो पाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जल्दी से फ्लूट्स पढ़ लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आ रहे हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट। So take care, keep studying, keep rocking. All the best.